हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा सेशन रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट 5 और हमारा चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। First question is, why Mandal was crowned with success in his experiments whereas his predecessors failed? ऐसा क्या हुआ था कि जो मंडल था उसे अपने सभी एक्सपेरिमेंट्स में सक्सेस मिली थी, बट जो प्रीडिसेसर्स पहले से जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन चीज़ों पे वो फेल होते जा रहे थे। तो उनके बहुत सारे इस बात के रीज़न थे कि मंडल को सक्सेस क्यों मिली। पहला क्या था कि मंडल को साइंस और मैथ्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी। वो उसने जब अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तो उसने ये नहीं कि सभी फैक्टर्स को, सभी कैरेक्टर्स को इकट्ठे स्टडी किया। उसने सबसे पहले स्टार्टिंग के कुछ पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को स्टार्ट किया, उनको उन पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। उसके बाद ऐसे ऐसे मेथडोलॉजी एक उसने क्रिएट किया और इसी के अकॉर्डिंग उसने धीरे धीरे बाकी सभी कैरेक्टर्स को भी स्टडी किया। अब उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि पी प्लांट में उन्होंने देखा कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं और इसीलिए उनको लगा कि इनके बीच जो है ना डोमिनेंस में और लिंकेज में कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ लिंकेज है। इसके बाद उन्होंने जो भी डेटा कलेक्ट किया था, जो भी डेटा गैदर किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद, तो वो सारे डेटा को उन्होंने एक स्टैटिस्टिकली अरेंज किया और उन्होंने उसे एनालाइज किया। एनालाइज करने के लिए उन्होंने लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया और इसीलिए उन्हें अपने इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेस मिली और बाकी सभी जो प्रीडिसेसर्स थे वो फेल हो रहे थे। ये सभी रीजंस हैं जिससे मंडल सक्सेसफुल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स क्या होती हैं, इसे हम गार्डन पी प्लांट के थ्रू बताएंगे। जैसे कि जब मंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो प्लांट हाइट को सबसे पहले देखा, तो डोमिनेंट फैक्टर था वहाँ पर टी, टॉल, जो कैपिटल टी था, और रिसेसिव फैक्टर था स्मॉल टी, जो ड्वार्फ के लिए था। सेकंड, फ्लावर या कोट कलर। अगर फ्लावर की बात करें तो अगर कलर्ड फ्लावर थे तो वहाँ पर डोमिनेंट फैक्टर था कलर्ड, ये। और अगर रिसेसिव फैक्टर था, अगर वाइट फ्लावर्स हैं तो इसका मतलब रिसेसिव फैक्टर्स हैं और स्मॉल ई से उसे डिनोट किया। फ्लावर पोजीशन में डोमिनेंट फैक्टर था एक्सिलरी यानी कैपिटल ए, और टर्मिनल रिसेसिव फैक्टर था जिसे स्मॉल ए से डिनोट किया गया। सीड कलर के लिए येलो था, अगर सीड कलर उसे वाई से डिनोट किया गया और एक डोमिनेंट फैक्टर था, बट ग्रीन है तो ये रिसेसिव फैक्टर रहेगा जिसे स्मॉल वाई से डिनोट किया गया। सीड टेक्सचर की बात करें तो राउंड सीड जिसकी रहेंगी वो डोमिनेंट फैक्टर रहेगा कैपिटल आर, और रिंकल्ड रहेंगी स्मॉल आर, तो यह रिसेसिव फैक्टर है। पॉड कलर में पॉड का कलर अगर ग्रीन है तो डोमिनेंट रहेगी और अगर येलो है तो एक रिसेसिव फैक्टर है। ऐसे ही पॉड टेक्सचर में इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड से आगे बात की गई कि डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स कैसे रहते हैं। एक्सप्लेन वेदर द ट्रेट्स लाइक आई कलर और हाइट इज जेनेटिकली इनहेरिटेड और नॉट। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आइज़ का जो कलर होता है ये या हाइट है, ये जेनेटिकली इनहेरिट होती है या नहीं होती, या फिर डू पार्ट टू लिफ्ट, यहाँ लिफ्ट आना है, लिफ्ट वेट एंड रीडिंग फ्रेंच ऑल्सो बिलोंग टू सेम कैटेगरी, जस्टिफाई आंसर। और अगर हम वेट लिफ्टिंग की बात करें या कोई इंडिविजुअल फ्रेंच को रीड कर सकता है तो क्या ये भी सेम इसी कैटेगरी में आएगा जिसमें आई कलर और हाइट आया है, हाँ या ना, ये आपको बताना है और अपने आंसर को अच्छे से जस्टिफाई करना है। तो आई कलर और हाइट जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये चेंज नहीं हो सकते, ये हमें जीन्स के थ्रू ही मिलते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, क्योंकि एक जीन से ही कंट्रोल्ड होते हैं। जो भी इंडिविजुअल है या ऑफस्प्रिंग्स है, ये सारे कैरेक्टर्स जो है अपने पेरेंट्स से रिसीव करता है। तो क्योंकि ये कैरेक्टर्स जेनेटिकली इनहेरिटेड हैं, इसीलिए ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाते हैं। सेकंड बात की गई है लिफ्टिंग वेट या फिर रीडिंग फ्रेंच की, तो ये जेनेटिकली इनहेरिटेड नहीं है, ये एक्वायर्ड हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें एक्सपीरियंस से या प्रैक्टिस से मिलते हैं। तो क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं, ये सोमैटिक सेल्स में होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स में नहीं होते हैं, तो इसीलिए प्रोगेनी में पास और नहीं हो सकते और इसीलिए दे आर नॉट जेनेटिकली इनहेरिटेड। नेक्स्ट इज व्हाट आर हेट्रोजाइगोट्स। हेट्रोजाइगोट्स कौन होते हैं,
वो ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टर में दो कंट्रास्टिंग फैक्टर्स या फिर एलीज होते हैं। हम यहाँ एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर एक कैरेक्टर में दो कंट्रास्टिंग फैक्टर्स हों तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे हेट्रोजाइगोट्स। हेट्रोजाइगोट्स इंडिविजुअल को हम लोग हाइब्रिड भी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम पी प्लांट के, टॉल पी प्लांट के हाइब्रिड की बात करें तो इसमें क्या रहेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जो है कंट्रास्टिंग फैक्टर्स इसमें रहेंगे और ये बहुत कम ही ट्रू ब्रीड करते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स कैन नॉट बी पास्ड ऑन द प्रोगेनी। नीचे आपको कुछ ट्रेट्स दिए गए हैं और ये कैसे प्रोगेनी में पास कौन से नहीं हो सकते, जस्टिफाई करना है हमने। तो यहाँ जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं वो हैं रूडिमेंट्री आइज ऑफ प्लेनेरिया, एब्सेंस ऑफ टेल इन अ माउस, लो वेट ऑफ अ स्टार्विंग बीटल। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो प्रोगेनी में पास नहीं होंगे, जो नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, वो कौन से हैं, माउस में टेल नहीं है, ठीक है, ये आगे प्रोगेनी में पास नहीं हो सकती। इसके बाद लो, अगर कोई बीटल स्टार्व कर रहा है उसका इस वजह से लो वेट है तो ये भी आगे पास नहीं होगा। बट रूडिमेंट्री आइज ऑफ प्लेनेरिया ये एक जेनेटिक उनकी क्वालिटी है, तो ये एक जेनेटिक कैरेक्टर है तो आगे पास ऑन होगा ही होगा। तो इस क्या बताया है इन्होंने, बिकॉज दीज ट्रेट्स आर नॉन प्रोडक्टिव टिश्यू, जो हमने पहली बात की है, एंड दे डो नॉट कॉज चेंज इन जीन्स ऑफ द जर्म सेल, एंड एज फार एज रूडिमेंट्री आइज ऑफ प्लेनेरिया आर कंसर्न इट इज ड्यू टू द जीन्स ऑफ जर्म सेल, जो कि एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में पास ऑन होती ही है। नेक्स्ट है बाय कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट्स विद टू डिफरेंट ट्रेट्स इन अ पी प्लांट्स व्हाट विल मंडल कंक्लूड रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस। अब यहाँ क्या बोला है कि एक्सपेरिमेंट करते हुए मंडल ने पी प्लांट्स की दो डिफरेंट ट्रेट्स पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसके अकॉर्डिंग मंडल ने इनहेरिटेंस पर क्या कंक्लूड किया। तो मंडल ने कंक्लूड किया कि जो ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होती हैं, यानी उनका किसी और से कोई लेना देना नहीं है, रैंडमली ही वो इनहेरिटेंट हो जाएगी जो भी दोनों पेरेंट्स होंगे उनसे। तो इसीलिए जो इनहेरिटेंस, जो पेयर ऑफ कैरेक्टर है जो इनहेरिट हो रहा है वो बाकी सारे फैक्टर से इंडिपेंडेंट ही रहेगा। तो ये सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।